भाई, तो सबसे पहले अगर हम जिक्र करें कंज्यूमर बिहेवियर का, तो वन थिंग वाज क्लियर कि हमारे पास दो एनालिसिस थे। एक कार्डिनल एनालिसिस था और एक ऑर्डिनल। यहां पे हमने सबसे पहले पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें प्राइस नहीं था। फिर हमने पढ़ा यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल, जिसमें प्राइस आ गया, कमोडिटी अभी भी एक थी। फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें दो कमोडिटी थी, प्राइस भी था एज वेल एज इनकम भी था। ऑर्डिनल एनालिसिस में आर जी डी एलन एंड जे आर हिक्स, इन्होंने अपनी थ्योरी को ओरिजिनली बनाया ही टू कमोडिटी मॉडल पे, बट ये भूल गए एक बात। इन्होंने कंज्यूमर की इनकम को एंड प्राइस ऑफ दोज टू कमोडिटीज को अपनी थ्योरी में लिया ही नहीं। तो इस पर्टिकुलर पर्पस से इनकी थ्योरी हमारे इक्वी मार्जिनल थ्योरी के सामने काफी फीकी पड़ जाती। तो उसमें थोड़ा चटकारा लगाने के लिए, चीनी डालने के लिए, इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इजाद किया, एंड दैट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ बजट लाइन। व्हाट? बजट लाइन। तो बजट के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, बट बजट के अगर मैं इंग्लिश मीनिंग की बात करूं तो सिंपल मीनिंग इज दिस: रेस्ट्रेंट ऑफ समथिंग। आई रिपीट, रेस्ट्रेंट ऑफ समथिंग। रेस्ट्रेंट मतलब टू रेस्ट्रिक्ट। तो बजट तो सरकार का भी होता है, बट ये बजट वो बजट नहीं है। गवर्नमेंट के बजट में तो फोरकास्ट होता है, प्लान होता है, ये एक्सपेक्टेड कितना रेवेन्यू आएगा और एक्सपेक्टेड कितना हम खर्चा करेंगे। ज्यादा रेवेन्यू आ गया, जो कि वेलफेयर इकोनॉमी में कभी होता नहीं है, कम खर्चा हुआ तो इट इज सरप्लस बजट। खर्चा ज्यादा, रेवेन्यू कम, तो इट इज डेफिसिट बजट। बट ये बजट वो नहीं है। तो यहां पे बजट का मतलब है कि कंज्यूमर की एक फिक्स्ड इनकम है और वो अपनी इनकम को दो कमोडिटीज पे खर्च करेगा। इज दैट अंडरस्टूड बाय ऑल? और उसके बाद जब आप उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे एक ग्राफ के थ्रू, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, तो जो लाइन बनेगी दैट इज कॉल्ड एज बजट लाइन। तो बजट लाइन के कॉन्सेप्ट को हम ठूस देंगे विद व्हाट इज कॉल्ड एज आईसी अप्रोच, और तब जाके पता भाई लोगों, कहां पे कंज्यूमर फुल्ली सेटिस्फाइड होगा। ये बात समझ में आ गई? पक्का? तो झटपट बच्चों बजट की डेफिनेशन कॉपी कर लें। हाँ बोलिए वंश जी। नहीं नहीं नहीं, सेटिस्फैक्शन हमारे अलग अलग कॉम्बिनेशन पे बराबर रहेगा। हम दो कमोडिटीज के अलग अलग कॉम्बिनेशन लेंगे और हर कॉम्बिनेशन पे सेटिस्फैक्शन लेवल वुड बी एग्जैक्टली सेम। और यहां पे वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं है, या मॉनिटरली एक्सप्रेस्ड सेटिस्फैक्शन है। मॉनिटरली एक्सप्रेस्ड सेटिस्फैक्शन, पैसे के टर्म्स में सेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस किया जाएगा। और एक अजम्पशन और है जो कहीं लिखा नहीं है बट आपको मानना है, जो आपकी गुड्स की प्राइस का रेशियो होगा, एक अगर सामान 2 रुपए का, एक रुपए का, तो रेशियो इज 2:1। तो जो सस्ता वाला 1 रुपए का है उसकी डबल कमोडिटी लेंगे, और जो महंगा वाला है उसकी आधी कमोडिटी लेंगे। प्राइस रेशियो ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विल बी सेम बेसिकली। ओके, कैसे सेम होगा आपको पता लग जाएगा अगली स्लाइड में। तो बजट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि कंज्यूमर के पास दो कमोडिटीज हैं, दैट इज बर्गर एंड पिज्जा। एक को एक्स बोल लीजिए, एक को वाई, और टोटल इनकम कितनी है चिल्ड्रन? 40। ये पिंकू वाला एग्जांपल सेम है जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में आपने पढ़ा था। कुशल जी याद है आपको? चलिए सो गए लगता है। यस सर। चलिए आगे, तो झटपट इसको लिख दें। कंज्यूमर बजट मींस कंज्यूमर हैज एन इनकम रेस्ट्रेंट ऑफ 40, वो मैक्सिमम 40 रुपए ही खर्च कर पाएगा। दो आंसर्स तो मेरे को सब लोग दे देंगे। अगर सारे पैसे बर्गर पे खर्च कर लें, कितने बर्गर्स खरीद पाएंगे? 4। और सारे पैसे पिज्जा पे खर्च कर लें तो कितना पिज्जा खरीद पाएंगे? 4। खोपड़े में बात गई। बट अगर आपको दोनों खरीदना है तो हो सकता है सर, 2 बर्गर ले लीजिए 10-10 रुपए के और 2 पिज्जा, या 3 बर्गर ले लीजिए और 1 पिज्जा, या 3 पिज्जा ले लीजिए और 1 बर्गर। एक बार तो एक बच्चा पूछ बैठा, सर कहां मिलता है ये 10 रुपए का पिज्जा और बर्गर? मैंने कहा ये ऑनलाइन क्लास में ही मिलता है बस। चलिए डन दिस। तो यस बच्चों सर। बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो दो कमोडिटीज के प्रेफरेंसेस को शो करेगा जो आप अपनी इनकम में परचेज करेंगे। तो आपके सामने कॉन्सेप्ट आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। ए कॉम्बिनेशन पे आपने पूरे 10 रुपए पिज्जा पे खर्च किए, दैट इज जो हमारी कमोडिटी कौन सी है चिल्ड्रन? वाई। नजर आ रहा है सबको? चिल्ड्रन इज इट विजिबल? चलिए। यस सर। एंड एक भी आपने बर्गर नहीं खरीदा,
देयर आफ्टर आपने एक बर्गर खरीदा 10 का, 3 पिज्जा खरीदा, कितना खर्च कर रहे हैं? 40। देयर आफ्टर आपने 2 पिज्जा और 2 बर्गर खरीदे, कितना खर्च कर रहे हैं? 40। फिर आपने 3 बर्गर और 1 पिज्जा खरीदा, कितना खर्च कर रहे हैं? 40। फिर आपने 4 बर्गर और 1 पिज्जा खरीदा, कितना खर्च कर रहे हैं? 40। अब अगर मैं यहां पे आपको बोलूं कि भैया एमआरएस बना लो, क्या बना लो? एमआरएस। खैर अभी इस पार्ट का रीजन नहीं है, वो रीजन आपको बाद में दूंगा। डैश होगा 0 से 1 कितना चेंज है चिल्ड्रन? 1। फिर 1 से 2 भी कितना चेंज है? 1। फिर 2 से 3 कितना चेंज है? 1। और 3 से 4 भी 1। 4 से 3 कितना चेंज है बच्चों? 1। 3 से 2 कितना चेंज है? 1। 2 से 1 कितना चेंज है? 1 एंड सो ऑन। इज दैट अंडरस्टूड? अब इसके एमआरएस में और आईसी के एमआरएस में डिफरेंस नजर आ गया? यहां पे एमआरएस हमेशा कांस्टेंट होगा, आई रिपीट, हमेशा कांस्टेंट। आईसी में तीनों चीजें थी, आपके सिलेबस में डिमिनिशिंग है। आईसी में भी तीनों चीजें थी बट आपके सिलेबस में डिमिनिशिंग है। और यहां पे एमआरएस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तभी बजट लाइन दुनिया जहान की किसी भी किताब में देख लो, क्लास 11th के सीबीएसई से लेकर 12th आईएससी से लेकर ग्रेजुएशन पीजी तक, बजट लाइन हर ऑथर ने स्ट्रेट लाइन ही लिखा हुआ है। तो आईसी पढ़ो, पीपीसी पढ़ो, तीनों शेप मिलेगी। कॉन्वेक्स भी है, कॉनकेव भी है, स्ट्रेट लाइन भी है। बजट लाइन दुनिया में किसी ने स्ट्रेट लाइन के अलावा डिफाइन किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? अभी मैं आपको आईसी के साथ जब इसकी गठबंधन सरकार बनाऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं है। इज दैट क्लियर? तो झटपट बच्चों इसको अपडेट करें। ग्राफ के लिए 1 सेंटीमीटर का गैप रहेगा एक्स एक्सिस में और 1 सेंटीमीटर का वाई। हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। क्यों स्ट्रेट लाइन बनेगा? क्योंकि इसका एमआरएस 1:1 दैट इज कांस्टेंट रहता है। तो आपसे बोर्ड में एमसीक्यू पूछ सकते हैं, वाई एमआरएस इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन? आपका जवाब क्या होगा? बिकॉज द एमआरएस ऑफ बजट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। समझ में आ गया? इसीलिए सो कॉल्ड आईसी में होता सब है बट आपके सिलेबस में डिमिनिशिंग पढ़ाया जाता है। तो आपको अगर एग्जाम में आएगा कि भाई एमआरएस ऑफ बजट लाइन एंड एमआरएस ऑफ आईसी में क्या फर्क है, तो आईसी का एमआरएस डिमिनिशिंग होता है और बजट लाइन का कांस्टेंट। आपके सिलेबस में रियलिटी में आईसी में तीनों चलता है। ठीक, चलिए चले आगे। तो ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? ये बात सबको समझ में आ गई? तो सो कॉल्ड अब हम बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी या अनअफोर्डेबिलिटी की। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कोई भी कॉम्बिनेशन अगर इस लाइन पे है तो इट इज एग्जैक्ट बंडल। जितना कमा रहे थे पूरा खर्च कर रहे थे। अगर पॉइंट अंदर है तो आप अफोर्डेबल तो कर रहे हैं, खरीद तो पा रहे हैं, बट सेटिस्फैक्शन लेवल कम होगा। और ये बाहर वाला क्या है? औकात से बाहर, अनअफोर्डेबल। तो सर यहां कैसे पहुंचा जा सकता है? जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी। खोपड़े में बात गई? तो ऑल द पॉइंट्स ऑन द बजट लाइन रिफ्लेक्ट व्हाट चिल्ड्रन? एग्जैक्ट एंड अफोर्डेबल बंडल्स। एग्जैक्ट एंड अफोर्डेबल। इनसाइड में क्या रिफ्लेक्ट होगा? अफोर्डेबल बट एग्जैक्ट नहीं है। और बाहर क्या रिफ्लेक्ट होगा? अनअफोर्डेबल। समझ में आ गया? तो ऑन द बजट लाइन पे पॉइंट्स क्या होंगे बच्चों? एग्जैक्ट एंड अफोर्डेबल। अंदर क्या होंगे? अफोर्डेबल बट दे आर नॉट एग्जैक्ट। बाहर क्या होंगे? अनअफोर्डेबल। समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए, तो खैर ये आपके पास नोट्स में लिखा हुआ है। आपने जो अभी बजट लाइन का डायग्राम बनाया है उसी में आप इसको भी मार्क कर ले, नया डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सो बजट लाइन की इक्वेशन है चिल्ड्रन, और इक्वेशन वैसी बनाई है जैसे आपने अभी फॉर्मेट में वैल्यूज लिखी थी। प्राइस इनटू क्वांटिटी प्लस प्राइस इनटू क्वांटिटी। सर एक ही चीज को दो बार क्यों बोल रहे हैं? प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इनटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी इनटू क्वांटिटी ऑफ वाई। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन इज बेसिकली कांस्टेंट, क्योंकि आपने जो पैसे खर्च करने हैं उसका प्रोपोर्शन और आपने जो यूनिट्स लेनी है उसका प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहेगा। एक को सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे से तो जितनी एक की यूनिट कम लेंगे उतनी दूसरे की ज्यादा। तो जितना एक के यूनिट में इंक्रीज होगा उतना ही दूसरे के यूनिट में डिक्रीज। ये तब काम करेगा व्हेन प्राइसेस आर सेम। आई रिपीट चिल्ड्रन, व्हेन प्राइसेस आर सेम। सर मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से बात को सुनिएगा। तो लेट अस से बर्गर एंड पिज्जा। खोपड़े में बात गई? बर्गर एंड पिज्जा।
बर्गर की क्वांटिटी आपने क्या ली थी बच्चों? 0, 1, 2, 3 एंड 4। और पिज्जा की क्या थी चिल्ड्रन? 4, 3, 2, 1 एंड 0। इज दैट अंडरस्टूड बाय ऑल? समझ में आ गया? प्राइस आपने क्या लिया था चिल्ड्रन बर्गर का? 10, 10, 10, 10 एंड 10। और पिज्जा का प्राइस क्या था? 10, 10, 10 एंड 10। ये समझ में आ गया? अब यहां पे आपका प्राइस क्योंकि सेम है, तो आपने जितना यूनिट बर्गर का बढ़ाया उतना ही पिज्जा का कम किया। बट अगर हम बोलें कि भाई यहां पे आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका जवाब क्या होगा चिल्ड्रन? 0 into 10 plus 4 into 10, आंसर इज 40। 1 into 10 plus 3 into 10, it is still 40। every time it is going to come how much? 40। इतनी बात समझ में आ गई? बट अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका जो बर्गर है वो 5 रुपए का है और पिज्जा जो है वो 10 रुपए का है, अब आपको अपनी इनकम पूरी अगर खर्च करनी है चिल्ड्रन, तो ये वाला पॉइंट तो चलिए समझ में आ गया, 40 हो गया। क्या दूसरा वाला 40 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आपको वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब हो गया 40। इसके बाद फिर आपको वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हो गया 40। 6 into 5 is 30 plus 10, 40 and still it is 40। समझ में आ गया व्हाट आई एम टॉकिंग? अब आप जरा एमआरएस की वैल्यू को सो कॉल्ड मेरे को बताइए। पहले तो डैश हो गया, 0 से 2 कितना चेंज आया चिल्ड्रन? 2:1। खोपड़े में बात गई, इट इज 2:1। अंग्रेजी सेम काम करेगी, सिर्फ देखने में फर्क आएगा। वहां पे 1:1, 1:1, 1:1 था, यहाँ पे 2, तो कांस्टेंट तो हो ही रहा है, सिर्फ वैल्यू डिफर कर गई। तो स्ट्रेट हमेशा होगा जब कांस्टेंट होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो अगर अपना भी एग्जाम्पल आप कभी लेते हैं तो याद रखिएगा, अगर आपका प्राइस सेम है तो यूनिट्स में जितना एक तरफ इंक्रीज उतना ही एक तरफ डिक्रीज, और अगर प्राइस डिफर हो गया तो फिर अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा जुगाड़मेंट थ्योरी क्या है? पहले एमआरएस लिख डालो, काम खत्म। क्या लिख डालो? फिर अपनी यूनिट एडजस्ट करते रहना। ओके, समझ गए? चलिए, सो बजट लाइन और बजट सेट ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे फंस जाते हैं। एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को अगर आप लेके चलेंगे, जैसे मेरे एग्जाम्पल में आपको नजर आ रहा होगा, हमने सबसे पहले कितने यूनिट्स बर्गर के और पिज्जा के लिए? 0 and 4। तो ये क्या हो गया? बजट सेट। 2 और 3 क्या हो गया? बजट सेट। 4 और 2 क्या हो गया? बजट सेट। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? बजट सेट। और जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो बजट लाइन। अब ज्ञान दूं आपको, आपने डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व पढ़ा था, तो डिमांड शेड्यूल इज बजट सेट और डिमांड कर्व इज बजट लाइन। नहीं समझ में आया? तो बजट सेट इज बजट शेड्यूल, एस से सेट, एस से शेड्यूल, और स्लोप एल आ गया इसके बीच में। याद रहेगा? चलिए, नोट्स में है आपके पास, नॉट टू राइट दिस। कंज्यूमर के पास 10 रुपया है और ए और बी दोनों का सो कॉल्ड प्राइस 2-2 रुपए है, तो 10 रुपए में कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? सर ये तो बहुत ढेर सारे बनेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत ढेर सारे बनेंगे। ये सारे के सारे अफोर्डेबल हैं, सारे के सारे अफोर्डेबल। कैसे सर? अरे एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। 0-0, भाई हम कुछ भी नहीं खर्च करना चाहते, अफोर्डेबल तो है। 1 and 0, तो 2 रुपए आपने खर्च किए कमोडिटी ए पे और कमोडिटी बी पे। कितना खर्च कर रहे हैं? सॉरी, एक यूनिट कमोडिटी ए की खरीदी 2 रुपए की और 0 यूनिट कमोडिटी बी की खरीदी, कुल कितना खर्चा हुआ? 2। यहां पे कितना खर्चा हुआ? 4। यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 4, यहां पे 6, यहां पे भी 6, यहां पे 4, यहां पे 6, यहां पे 8, यहां पे 8, यहां पे 6, यहां पे 8, यहां पे 10, 10 हो गया, यहां पे भी 10, यहां पे 8, यहां पे 10, यहां पे 8, यहां पे 10, यहां पे 10 और यहां पे भी 10। आपको प्रोबेबिलिटी लग रहा होगा, एक सिक्का उछालें तो कितनी प्रोबेबिलिटी एक हेड आएगा या
टेल, दो उछले तो हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल एंड टेल हेड। नहीं समझे? समझ गए? चलिए, व्हाट इज एग्जैक्ट बंडल? जहां पे पूरा 10 रुपए ही खर्च हो। तो ऑल एग्जैक्ट बंडल्स आर अफोर्डेबल, बट ऑल अफोर्डेबल बंडल्स मे नॉट बी एग्जैक्ट। औकात से ज्यादा कितना भी लिख लो, कितना भी लिख लो, कितना भी लिख लो। समझ में आ गया? तो आपको एमसीक्यू पूछेंगे और वहां पे चॉइसेस दे देंगे। आई रिपीट चिल्ड्रन, वो आपसे पूछेंगे विच ऑफ द बंडल्स आर अनअफोर्डेबल। ऑप्शन ए ये होगा, बी ये होगा, सी ये होगा, डी ये होगा। तो किस पे क्लिक करना है? डी पे। समझ गए इस बात को? चलिए, तो बजट लाइन में सर चेंज भी होता है, अवश्य चेंज होता है। पीपीसी याद होगा क्लास 11th का सबको, बस वही कॉन्सेप्ट याद रखना है। मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी ड्रॉ करिए मेरे साथ। और सबसे पहले एक ब्लू कलर की बजट लाइन मैंने बना ली है। सबको नजर आ रहा है बच्चों? पक्का? चलिए ध्यान से सुनिएगा, पहले सुन लीजिएगा फिर बनाइएगा, इतना बना सकते हैं सब लोग। कभी कभी ये ऐसे होगा बच्चों, इसका मतलब एक्स एक्सेस पे जो कमोडिटी है, सर कमोडिटी लिखी क्यों नहीं देते आप? चलिए, इट इज एप्पल एंड इट इज पिज्जा। क्या पिज्जा? पूछना पिज्जा, पिज्जा। टा पता नहीं कहाँ लगाते हैं, लगता है टमाटर होता होगा इसीलिए। चलिए, तो बच्चों इट कुड बी लाइक दिस। इसका मतलब एप्पल पे आपने ज्यादा पैसे खर्च किए और पिज्जा पे उतने ही खर्च किए। ये तब होगा या तो आपकी कमाई बढ़ जाए या तो एप्पल सस्ता हो जाए। और सर ऐसे हो गया तो या तो आपकी कमाई एप्पल पे कम खर्च हो रही है या तो एप्पल महंगा हो गया। समझ में आ गया दो कॉन्सेप्ट? अगर सर ऐसे हो गया तो या तो आप पिज्जा पे कम खर्च कर रहे हैं, एप्पल पे उतना ही कर रहे हैं, या आप पिज्जा पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, एप्पल पे उतना ही कर रहे हैं। आपकी कमाई पिज्जा पे ज्यादा खर्च हो रही है, एप्पल पे उतनी खर्च हो रही है। ऐसे हो गया तो आपकी कमाई पिज्जा पे कम खर्च हो रही है और एप्पल पे उतनी ही खर्च हो रही है। समझ में आ गया? इफ इट इज लाइक दिस, दोनों चीजें सस्ती हो गई या आपकी कमाई दोनों के लिए बढ़ गई। एंड इफ इट इज लाइक दिस, दोनों चीजें या तो महंगी हो गई या आपकी कमाई दोनों पे खर्च करने के लिए कम हो गई। तो जब भी आपकी कमोडिटी का प्राइस गिरेगा बच्चों, व्हाट गिरेगा, ईदर इट वुड बी लाइक दिस और इट वुड बी लाइक दिस। समझ में आ गया? सर ऐसा क्यों? अरे भाई कमोडिटी का प्राइस गिरेगा तो यू कैन बाय मोर पिज्जाज, यू कैन बाय मोर एप्पल्स। इनकम बढ़ गई आपकी तो भी ऐसा होगा। तो अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जब बच्चों कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो ऐसा बनेगा, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो दोनों के लिए बढ़ेगी। समझ में आ गया? तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पिज्जा सस्ता हो गया तो बजट लाइन ये हो जाएगी। पूछा गया कि एप्पल सस्ता हो गया तो बजट लाइन ऐसे बनेगी। ये ओरिजिनल वाला तो बनाना ही बनाना है। कमाई बढ़ गई तो बजट लाइन ऐसे बनेगी, कमाई घट गई तो बजट लाइन ऐसे बनेगी। एप्पल का प्राइस बढ़ गया तो बजट लाइन ऐसे बनेगी, पिज्जा महंगा हो गया तो बजट लाइन ऐसे बनेगी। ऑल 6 मूवमेंट्स आर अंडरस्टूड? तो इनकम बढ़ी तो इट इज लाइक दिस, घटी तो लाइक दिस। प्राइस अगर कमोडिटी का बढ़ गया, एप्पल महंगा हो गया, ये बजट लाइन। एप्पल सस्ता हो गया, ये बजट लाइन। पिज्जा महंगा हो गया, ये बजट लाइन। और पिज्जा सस्ता हो गया तो ये बजट लाइन। समझ गए सब लोग? पक्का? बस एक ऐसा ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे 6 आप होमवर्क में ड्रॉ कर लेंगे। ओके, झटपट ड्रॉ इट फास्ट। सो हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि पर्टिकुलरली कमोडिटी एक्स और वाई 1 रुपए की और कमोडिटी पे खर्च होने वाली इनकम 40 है, तो बजट लाइन ऐसी बन गई। अब अगर आपकी कमोडिटी खरीदने के लिए आपकी इनकम 40 से 80 हो गई, 40 से 80, तो आप एक्स कमोडिटी को भी ज्यादा खरीदेंगे और वाई को भी, तो बजट लाइन विल शिफ्ट आउटवर्ड्स। तो आपको एमसीक्यू में ग्राफ बना के पूछ सकते हैं व्हाट डज दिस आउटवर्ड और लेफ्टवर्ड मूवमेंट रिप्रेजेंट्स। तो आप क्या लिखेंगे? सामान सस्ता हो गया? नो, आपकी इनकम बढ़ गई है। याद रहेगा? पक्का? और अगर इनकम घट गई, हम गरीब हो गए, तो अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो इनकम बढ़ने घटने में पूरी बजट लाइन पलटेगी। और अगर कमोडिटी सस्ती या महंगी होती है, मान लीजिए दोनों सामान सस्ता हो गया, आई रिपीट दोनों, तो दोनों को आप ज्यादा खरीदेंगे। दोनों महंगा हो गया तो दोनों को कम। और एक सस्ता है और एक का प्राइस वही है,
एक का प्राइस वही है, कम नहीं हुआ। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए चिल्ड्रन, ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुनिए एक बार, फिर से सुनिए। प्राइस सेम है, इनकम बढ़ गई, बजट लाइन विल शिफ्ट आउटवर्ड्स। प्राइस सेम है, इनकम घट गई, बजट लाइन विल शिफ्ट इनवर्ड्स। दोनों चीजें सस्ती हो गई तो ये बाहर की तरफ जाएगा। सर मान लीजिए एक सामान सस्ता है, गुड वाई उसी प्राइस पे है, और एक्स सस्ता हो गया तो ऐसे बनेगी बजट लाइन। एक्स का प्राइस सेम है, वाई सस्ता हो गया तो ऐसे बनेगी। सर एक सस्ता एक महंगा हो गया तो ऐसे बन जाएगी, मेरे को लग रहा है। तो ऐसा होता नहीं है, नॉट टू वरी, गॉट इट। दोनों चीजें महंगी हो गई तो विल बी बाइंग लेस, मतलब दोनों का प्राइस चेंज हो या आपकी इनकम चेंज हो तो बजट लाइन का शेप एकदम वैसा ही मूव करेगा। समझ में आ गया? एक्स कमोडिटी महंगी हो गई बच्चों, कौन सी महंगी हो गई? एक्स। तो किसे आप कम खरीदेंगे? एक्स को। वाई को आप उतना ही लेंगे। शेप इज अंडरस्टूड? अब आपकी कमोडिटी एक्स 50 पैसे से महंगी होके 1 रुपए हो गई, तो क्या करेंगे आप इस कमोडिटी को? सॉरी, फॉल 50 पैसा फ्रॉम 1 रुपी, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, सस्ती हो गई, सॉरी सस्ती हो गई। कौन सी कमोडिटी सस्ती हुई? एक्स। तो आप एक्स को ज्यादा खरीदेंगे और वाई को ना 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 कम क्यों खरीदेंगे? उतना ही खरीदेंगे। अगर आप वाई को कम खरीदेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। गॉट इट? चलिए, समझ में आ गया स्लोप ऑफ बजट लाइन? चलिए, हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी में चलन। डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग IC approach and budget line. Using IC approach and budget line. दो चीजों को बहुत ध्यान से समझना है। आप कहां पे फुलर सेटिस्फैक्शन महसूस करेंगे? सबसे पहले तो आप भी बना लीजिए मेरी तरह एक ग्राफ चिल्ड्रन, और इसमें ड्रॉ कर लीजिए एक बजट लाइन। पहले कंडीशन पढ़ा दूंगा तो मजा नहीं आएगा। एक्स एंड वाई, आईसी में सबको ये बात बहुत क्लियरली समझ में आ गई थी कि आईसी जितना ऊपर होगा सेटिस्फैक्शन लेवल उतना ज्यादा होगा, और आईसी जितना नीचे होगा सेटिस्फैक्शन लेवल उतना कम होगा। खोपड़े में बात गई चलो। आपको 3 आईसीज स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, नजर आ रहे हैं? बच्चे कहेंगे एक साथ थोड़ा अंदर डिस्कियां चला गया है, क्योंकि ये चेंज कर देता हूं उसको। टेंजेंट नहीं बन पा रहा, चलिए बन गया। Let us mark the points children. This is point A, this is B, this is C, this is point D, this is point E, this is point F, this is point G, this is point H, and this is point I. दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर, और जवाब दे बच्चों। हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन एबीसी पे होगा, बकवास सेटिस्फैक्शन जीएचआई पे होगा। एबीसी से कम है डीईएफ, बट डीईएफ जीएचआई से बेटर है। आप खर्च कितना कर पाएंगे, इट इज रिफ्लेक्टेड वेयर चिल्ड्रन? बजट लाइन। तो ये जो ए बी सी पॉइंट है, ये बजट लाइन के बाहर है कि बजट लाइन पे है कि अंदर है? बाहर है। तो बच्चों जब ये बाहर है तो ये सारे के सारे पॉइंट्स सो कॉल्ड हमारी औकात में है? नो, दे ऑल आर अनअफोर्डेबल कॉम्बिनेशंस। व्हाट दे आर चिल्ड्रन? अनअफोर्डेबल कॉम्बिनेशंस। खोपड़े में बात गई। सिमिलरली पॉइंट डी भी इसी प्रजाति का जानवर है, और पॉइंट एफ भी इसी प्रजाति का जानवर है। यस और नो? यस और नो? समझ में आ गया? पक्का? अब अगर आप पॉइंट जी की बात करें, पॉइंट ई की बात करें, और पॉइंट आई की बात करें, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपकी बजट लाइन पे हैं चिल्ड्रन। तो दे ऑल आर व्हाट?
ना 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 ना, ये अफोर्डेबल है। ये क्या है बच्चों? अफोर्डेबल। और ये जो एच है, ये पॉइंट भी इसी प्रजाति का जानवर है, ये भी अफोर्डेबल है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? सबको समझ में आ गया बच्चों? ये भी अफोर्डेबल है। ई पॉइंट में एक कहानी और जुड़ी है। सर क्या कहानी जुड़ी है ई पॉइंट में? ये पॉइंट अफोर्डेबल भी है एंड एग्जैक्ट भी है। अब मैं आपको तोते की तरह रटाना नहीं चाहता हूं। अगर रटाना चाहता तो मैं ये बोलता, बच्चों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वही होगा जहां पे बजट लाइन का आईसी टैंजेंट हो जाए। टोटल बकवास है। एबीसी औकात से बाहर, एबीसी औकात से बाहर, डी भी हैसियत से बाहर, एफ भी हैसियत से बाहर। मतलब सर एबीसी इज मारुति सियाज, पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए। डी एंड एफ स्विफ्ट के टॉप मॉडल्स, इनका भी पैसा नहीं है हमारे पास। जी एच आई ऑल्टो, पैसा तो है, इज्जत का फालूदा है। तो सर ई ले लेते हैं। ये स्विफ्ट का सेकंड टॉप मॉडल है, हमारी हैसियत में भी है और हमें मजा भी स्विफ्ट का देगा। इज दैट क्लियर? तो हैसियत और चाहत का संगम, व्हाट? हैसियत और चाहत का संगम। ये थ्योरी एक्चुअली इलाहाबाद में लिखी गई थी, मैंने ही लिखी थी। बाद में RGD एलन और JRX ने कहा हमको दे दो, मैंने कहा चले जाओ। समझ में आ गई बात? तो ये संगम है चिल्ड्रन। संगम क्या है ये? संगम। किसका संगम? चाहत और हैसियत का संगम। कहते हैं ना रिश्ता बराबर वालों में होना चाहिए। तो IC2 एंड बजट लाइन यहां पे बराबर हो गए हैं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पॉइंट डी और ई और एफ कहां से अनअफोर्डेबल हुए? ई अफोर्डेबल है, सिर्फ डी और एफ अनअफोर्डेबल है क्योंकि ये बजट लाइन के बाहर जा रहे हैं। ये तो बजट लाइन पे ही है। हमें ये स्विफ्ट का टॉप मॉडल है, ये भी टॉप मॉडल है, ये सेकंड टॉप मॉडल है। एडवांटेज मिलेगा वही ड्राइविंग का, बट कंफर्ट लेवल थोड़ा सा कम होगा। बट आईसी का एक अजम्पशन था कि जितने भी पॉइंट्स एक आईसी पे प्लॉट होंगे देयर सेटिस्फैक्शन लेवल विल बी सेम। तो ए बी सी तो अफोर्डेबल कैपेसिटी के बाहर हो गया, तो उसकी बात ही नहीं कर सकते। समझ गए बात को? चलिए झटपट लिख लें बच्चों। एंड आई भी अफोर्डेबल है और एग्जैक्ट भी है चिल्ड्रन, बट मैंने क्यों नहीं इनको लिया? चलिए पहले इसकी मार्किंग कर लेते हैं। I is also affordable and exact, G is also affordable and exact, but assumption क्या था IC का बच्चों? हाईएस्ट IC पे सेटिस्फैक्शन हाईएस्ट है, तो इस IC3 का जो E और G पॉइंट है इस पे सेटिस्फैक्शन भी कम है, इसलिए हम इसको नहीं लेना चाहेंगे। समझ में आ गया? पूरा तीर धनुष पक्का बना लीजिए। चलिए, तो बजट लाइन टैंजेंट होनी चाहिए आईसी की, ताकि आईसी और बजट लाइन यहां पे मिल पाए। मतलब MRS XY इक्वल्स टू PX अपॉन PY। तो ये जो बच्चों PX अपॉन PY है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? बजट लाइन। और MRS XY इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? इंडिफरेंस कर्व। तो अगर आपको ये इक्वेशन पूछी जाए और पूछा जाए इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, तो आपका जवाब क्या होगा? चाहत और हैसियत का मिलन। ये है चाहत, ये है हैसियत। गॉट इट क्लियर? तो अगर आपकी कभी किसी से लड़ाई जो बोलते हैं ना अपनी हैसियत में रह के बात करो, तो अब आपको ऐसे नहीं बोलना। ये भी नहीं बोलना अपनी औकात में रह के बात करो, ये स्लैंग वर्ड्स हैं। पढ़े लिखो की तरह लड़ाई करनी, क्या बोलना है? अपने आईसी और बजट लाइन को एक साथ रखना, बस। समझ में आ गया? चलिए लिख लीजिए बच्चों इसको। तो ये सबको समझ में आ गया कि भाई आपका बजट लाइन जहां पे टैंजेंट होगा आईसी से, या आईसी टैंजेंट होगा बजट लाइन पे, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो समझ में आ गया? तो RGD हिक्स और क्या नाम था इनका, सॉरी RGD एलन एंड JR हिक्स, इन लोगों ने दूसरी अप्रोच को अपनी थ्योरी में घुसेड़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझाने के लिए। समझ गए? तो व्हेनसोएवर यू से थिंग्स आर एक्सपेंसिव, इसका मतलब आप A B बजट लाइन पे हैं और सेटिस्फैक्शन उस चीज का IC3 है, और आपने मार्केट में उसको नहीं खरीदा। हर वो चीज जिसको आप खरीदते हैं इट इज एट पॉइंट E, आपको अच्छी भी लगती है और आपकी अफोर्डेबल कैपेसिटी में भी है। हर वो चीज जो अफोर्डेबल कैपेसिटी में तो होती है बट आप छोड़ देते हैं, नहीं खरीदते, इट इज पॉइंट D एंड दिस वन विच इज सो कॉल्ड शायद अननेम्ड है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? पक्का? कॉपी दीज एग्जांपल्स, मतलब एक्सप्लेनेशंस। ये बात सबको समझ में आ गई?
कि भाई हाईएस्ट आईसी पे सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा होगा, बट अगर वो अफोर्डेबिलिटी के बाहर है तो उस पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। समझ गए सब लोग? तो जी पॉइंट अनअफोर्डेबल है, डी ई एफ अफोर्डेबल है, एच बी अफोर्डेबल है, बट इसमें से एग्जैक्ट सिर्फ 3 है, डी भी एग्जैक्ट है, ई भी एग्जैक्ट है और एफ भी, बट हाईएस्ट जिसपे अफोर्डेबिलिटी एग्जैक्टली बन जाए वो सिर्फ ई है। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? पक्का? चलिए, तो नोट्स में आपको ये मिल जाएगा, केस 1, केस 2, केस 3, तो लिख के टाइम ना बर्बाद करें आप, बस याद रखें इस बात को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा दूंगा इन दोनों के डिफरेंसेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलो।